नमस्कार साथियों, पर्यावरण की एक इम्पोर्टेंट क्लास में सभी साथियों का स्वागत है। आज की यूपीटेट एग्ज़ाम के लिए जो ईवीएस जो पार्ट आपका है और पर्यावरण की एक महत्वपूर्ण क्लास और बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ होने वाली है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आइए, बहुत इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक भोपाल गैस त्रासदी क्या है, क्योंकि एग्ज़ाम से यहाँ से प्रश्न बनता है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, भोपाल गैस त्रासदी जो ये घटना हुई थी, ये कहाँ हुई थी? तो मध्य प्रदेश में हुई थी। और ये घटना कब हुई? एग्जाम में प्रश्न बनता है, ये घटना कब हुई, क्योंकि एग्जाम यूपी टेट में सबसे ज़्यादा ये प्रश्न एग्जाम के लिए बनता है। इस घटना जो जो घटना हुई थी, ये 2 से 3 दिसंबर 1984 को, आपको याद रखना है। ये घटना 1984 में 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसमें लीक क्या हुआ था? तो इसमें एक गैस लीक हुई थी जिसे बोलते हैं एमआईसी। क्या बोलते हैं? एमआईसी, या इसी को कहा जाता है मिग गैस। क्या कहते हैं इसे? किस और नाम से जाने जाते हैं? तो मिग गैस के नाम से। तो एक्चुअली में यहाँ से जो प्रश्न बनता है, मिग गैस का पूरा नाम भी पूछा जाता है एग्जाम में, मेथिल आइसोसाइनेट। मेथिल आइसोसाइनेट, इसका पूरा नाम क्या है? तो आपको याद रखना है, मेथिल आइसोसाइनेट किसका पूरा नाम है? मिग गैस का पूरा नाम। ये कंपनी थी आपके, कहाँ की? तो भोपाल की कंपनी थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड कंपनी। यूनियन, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है किस कंपनी में इस गैस का स्राव हुआ था, लीकेज हुआ था? यूनियन कार्बाइड कंपनी। आपको याद रखना है, यूनियन कार्बाइड कंपनी या फैक्ट्री, सॉरी, फैक्ट्री में लीक आउट हुई थी जो गैस, उसे बोलते हैं क्या? ये हमारी मिग गैस थी, मेथिल आइसोसाइनेट। आपको याद रखना है, मेथिल आइसोसाइनेट किसका पूरा नाम है? तो मिग गैस का। ये एक प्रकार का क्या हुआ था? मिग गैस का लीकेज हुआ था। और इसमें सबसे ज़्यादा इस फैक्ट्री में क्या बन रहा था? तो सेवन इंसेक्टिसाइड। याद रखना, सेवन इंसेक्टिसाइड का इसमें निर्माण हो रहा था। इंसेक्टिसाइड, ये कीटनाशी बन रहा था, जिसे क्या बोलते हैं? सेवन कीटनाशी पदार्थ। सेवन कीटनाशी पदार्थ बन रहा था, और इसमें मिग गैस का क्या हुआ? स्राव हो गया था। तो आपको याद रखना, इसमें लगभग जो हताहत यहाँ के लोग हुए थे भोपाल गैस त्रासदी में, ये बहुत बड़ी घटना थी भारत की, जिसमें लगभग 4200 लोग मारे गए थे। कितने? हालांकि आपको याद रखना है, इस घटना में 4200 लोग मारे गए और बहुत सारे लोग विकलांगता के शिकार हुए थे। किसके शिकार हुए थे? विकलांगता के शिकार हुए थे, अंधेपन के शिकार हुए थे। किस गैस के स्राव की वजह से? तो आपको याद रखना है, मिग गैस। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो ये याद रखना है, 2 से 3 दिसंबर 1984 में हुई थी भोपाल में, और जो कि हमारा मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो आपको याद रखना है, मिग गैस का स्राव कब हुआ था? तो ये 1984 में। आइए नेक्स्ट बात करते हैं मिनीमाटा डिजीज की। मिनीमाटा डिजीज क्या है? मिनीमाटा रोग, ये घटना 1956 की है, आपको याद रखना है। और मिनीमाटा रोग जो हुआ था, ये कहाँ हुआ था? जापान में। कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। मिनीमाटा क्या था? जापान का एक शहर था जहाँ पर बहुत सारे समुद्र के पास रहने वाले मछुआरे थे, या पास के शहर के लोग थे, जिन्होंने मछलियों को खा लिया था। और मिनीमाटा में सबसे मेजर बात क्या है? यहाँ पर जो स्राव हुआ था, एचजी, यानी जो हम लोग बोलते हैं पारा। इस पारा के कारण, कहने का मतलब, लोगों ने जो जो इंडस्ट्री थी बहुत सारी, वहां से जो कूड़ा कचरा उठाकर समुद्र में फेंका गया था, जिसमें इंडस्ट्रियल जो वेस्ट था पारा के रूप में, ये डाल दिया गया था समुद्र में। और यही जो पारा था, ये मछलियों के खास श्रृंखला में जाने के बाद, ये मछलियां लोगों ने, फिशेस को लोगों ने खाया। फिशेस के खाने की वजह से लोगों में जो एक डिजीज देखा गया जापान में, उसे कहा गया मिनीमाटा। ये घटना कब की है? तो ये याद रखना है, मिनीमाटा रोग ये हमारा कहाँ फैला था? सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है, ये मिनीमाटा जो डिजीज है, ये हमारा हुआ था कहाँ? तो ये हुआ था हमारा जापान में। कहाँ हुआ था? तो जापान के मिनीमाटा शहर में हुआ था, और जिसमें बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हुए थे। इसकी कमी से लोगों में दिक्कत क्या आई थी? तो मेंटल इनबैलेंस कह सकते हैं, मस्तिष्क रूप से
दिमागी रूप से लोगों के जो मस्तिष्क थे वो इनबैलेंस थे, इनबैलेंस यानी दिमागी गड़बड़ी लोगों में देखी गई और अंश शून्यता देखी गई। आपको याद रखना है अंश शून्यता, मतलब अंश शून्यता का मतलब ये होता है कि शरीर के बहुत सारे अंगों में शून्यता का लक्षण देखा गया मिनीमाटा वाले रोगियों में। तो मेजरली यहाँ पर जो क्वेश्चन एग्जाम के लिए यूपी टेट के लिए खासकर बन सकता है वो मिनीमाटा रोग कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो जापान में, और ये किसकी वजह से हुआ था। तो मिनीमाटा रोग के लिए मेजर जो कॉज था वो पारा, पारा की वजह से, यानी मछलियों के अंदर जो पारा था लोगों के खाद्य माध्यम में पहुंच गया था, लोगों की खाद्य श्रृंखला के माध्यम से पहुंच गया था, जिससे लोग मिनीमाटा रोग से ग्रसित हुए थे। तो ये बात आपको बड़े अच्छे से याद रखनी है। यहाँ से और भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बनते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे एक रोग पूछा जाता है ब्लैक फुट डिजीज। ब्लैक फुट डिजीज की अगर बात करें, ब्लैक फुट डिजीज या रोग, अगर बात करते हैं ब्लैक फुट डिजीज की, तो ये किससे होता है, तो ये आर्सेनिक से होता है। आर्सेनिक की अधिकता से एक रोग होता है लोगों में जिसे बोलते हैं ब्लैक फुट डिजीज। आर्सेनिक की अधिकता से, आपको याद रखना है आर्सेनिक की अधिकता से कौन सा रोग होता है लोगों में, तो ये रोग हमारा होता है ब्लैक फुट डिजीज या ब्लैक फुट रोग बात कह सकते हैं। अगर सामान्य बात करें, सामान्य जल में आर्सेनिक की मात्रा कितनी होती है, सामान्य जल में आर्सेनिक की मात्रा कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर। अगर इससे अधिक, आपको याद रखना अगर इससे अधिक क्या है, अगर आर्सेनिक अधिक जल में पाया जा रहा है तो लोग ग्रसित हो सकते हैं किस रोग से, तो आपको याद रखना है ब्लैक फुट डिजीज से लोग ग्रसित हो सकते हैं, बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक, और ये घटना ब्लैक फुट डिजीज की जो घटना थी पश्चिमी बंगाल के कुछ जिलों में देखी गई थी। आपको ये भी याद रखना है यहाँ इस रोग से ग्रसित लोग कहाँ ज्यादा मिले थे, तो आपने सुना होगा नदिया, और आपने एक जिला सुना होगा 24 परगना। ये दोनों जिले कहाँ के हैं, तो ये हमारे पश्चिमी बंगाल के दोनों जिले हैं, जिसमें क्या मुख्य रूप से देखा गया था ब्लैक फुट डिजीज देखा गया था, जो किसकी वजह से था, आर्सेनिक की वजह से था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर और एक डिजीज पूछा जाता है, आपको याद रखना है वो कौन सा डिजीज है, आपको याद होगा फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस की अगर बात करें, फ्लोरोसिस देखो फ्लोरीन की अधिकता से होता है, किसकी अधिकता से होता है, तो आपको याद रखना है फ्लोरीन की अधिकता से, किसकी अधिकता से होता है, फ्लोरीन की अधिकता से कौन सा रोग होता है, याद रखना है ये रोग होता है हमारा, ये जो रोग होता है फ्लोरोसिस। अब देखिए पानी जल की मात्रा में अगर फ्लोरीन की मात्रा अधिक है तो लोगों की हड्डियां और मांसपेशियां हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं, खासकर हड्डियां कैसी हो जाती हैं फ्लोरोसिस में, बोन्स की अगर बात करें, हड्डियां अगर हमारी कैसी हो जाएंगी, ब्रिटाइल हो जाती हैं, यानी हड्डियां टूटने की घटना, दांत कैसे हो जाते हैं, यहाँ पर टीथ भी प्रभावित होते हैं। आपको याद रखना है अगर किसी में फ्लोरोसिस की अधिक मात्रा है जल में, अगर कोई ज्यादा मतलब फ्लोरीन का पानी अगर पी रहा है, विषाक्त पानी पी रहा है, फ्लोरीन युक्त पानी, तो उन लोगों में मोस्टली क्या है, हड्डियां कमजोर होंगी, हड्डियां टूटने की संभावना ज्यादा होगी और दांतों के टूटने की भी संभावना ज्यादा होगी। फ्लोरोसिस की केस की अगर बात करें, भारत के किस जगह पर सर्वाधिक फ्लोरीन की जल में मात्रा पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसको हम बोलते हैं उन्नाव। क्या बोलते हैं, यानी फ्लोरीन की मात्रा किस जगह ज्यादा देखी गई, तो आपको याद रखना है उन्नाव जिले में जल में फ्लोरीन की मात्रा। अगर बात करें फ्लोरीन जल में कितना होना चाहिए, अधिकतम 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर, इतना होना चाहिए। अगर इससे अधिक फ्लोरीन अगर आपके जल में मौजूद है तो वो फिर क्या है, एक तरह से अधिकता से क्या होगा, लोगों में फ्लोरोसिस होगा। कौन सा रोग होगा, फ्लोरोसिस होगा। तो दो बातें आपने समझी, ब्लैक फुट डिजीज आर्सेनिक की अधिकता से होता है, फ्लोरोसिस जो डिजीज होता है ये हमारा फ्लोरीन की अधिकता से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है, ये हमें याद रखना है ब्लू बेबी सिंड्रोम, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ब्लू बेबी सिंड्रोम।
ये नाइट्रेट की अधिकता से होने वाला रोग है। किसकी अधिकता से? तो आपको याद रखना है ये नाइट्रेट की अधिकता से होने वाला रोग है। किसकी अधिकता से? नाइट्रेट की अधिकता से। याद रखना है नाइट्रेट की अधिकता। अगर किसी भी व्यक्ति में नाइट्रेट अधिक मात्रा में पहुंच जाएगा तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी, है ना? तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। बॉडी में किसकी कमी होगी? बॉडी में ऑक्सीजन की कमी, जिसके कारण मनुष्य का शरीर या बच्चों का शरीर कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। बॉडी के शरीर कैसा होगा? नीला पड़ जाएगा। शरीर नीला पड़ जाता है किस केस में? तो ये हमें याद रखना है ब्लू बेबी सिंड्रोम में। ब्लू बेबी सिंड्रोम का एक दूसरा भी नाम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइनोसिस। क्या बोलते हैं? साइनोसिस। याद रखना, साइनोसिस बोल दें या ब्लू बेबी सिंड्रोम बोल दें तो दोनों नाम एक ही हैं, साइनोसिस। साइनोसिस याद रखना है। ये नाइट्रेट की अधिकता से, किसकी अधिकता से? नाइट्रेट की अधिकता से होने वाला रोग है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम में नाइट्रेट अगर शरीर में अधिक पहुंच जाता है तो उससे लोगों का शरीर कैसा पड़ जाता है? नीला, क्योंकि इस केस में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? कमी। तो ये याद रखना है। यहीं पर एक रोग और पूछा जाता है बहुत ही एग्जाम में, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन एग्जाम का, इटाई इटाई डिजीज। आपको याद रखना है इटाई 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 डिजीज क्या है? इटाई इटाई डिजीज या रोग को हम क्या बोलते हैं? इटाई इटाई को बोलते हैं उच उच डिजीज। याद रखना इसका और नाम है उच उच डिजीज। उच उच डिजीज किसकी अधिकता से होता है? तो ये हमारी कैडमियम कैडमियम की अधिकता से। कैडमियम आपने पढ़ा होगा, कैडमियम की अधिकता से होता है। ये क्वेश्चन बड़े ही अच्छे प्रश्न है, आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके प्रश्न एग्जाम यानी यूपी टेट के लिए। कैडमियम का हम संकेत क्या है? सीडी। क्या है? सीडी। इटाई इटाई डिजीज किसकी अधिकता से होता है? तो कैडमियम की अधिकता से होता है, जिसे हम किस और नाम से जानते हैं? उच उच डिजीज के नाम से भी जानते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं, देखिए अगर बात करते हैं इसमें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपकी, देखिए 3,4 वेंजोपायरिन। वेंजोपायरिन ये हमारा क्या है? 3,4 वेंजोपायरिन अगर बात करें, वेंजोपायरिन तो ये हमारा एक तरह का रासायनिक पदार्थ है जो तेल के धुएं से, मतलब जो वाहन है, व्हीकल्स हैं, आप जानते हो हम दुनिया में सबसे ज्यादा क्या चल रहे हैं? व्हीकल्स। और इनमें क्या प्रयोग हो रहा है? पेट्रोल। तो पेट्रोल में मेजरली क्या है? देखिए पेट्रोल हम लोग यूज करते हैं गाड़ियों में, उनसे निकलने वाला जो धुआं है, क्या? धुआं। इसी धुएं में कुछ क्या पाए जाते हैं? इसी धुएं की अगर बात करें तो इसी में पाया जाता है 3,4 वेंजोपायरिन। ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये क्रिएट क्या करता है? 3,4 बेंजोपायरिन जो है ये कैंसर जनक है। कैसा है? कैंसर जनक। याद रखना कैंसर उत्पन्न करने वाला ये होता है आपका कौन? 3,4 बेंजोपायरिन। और ये कहाँ पाया जाता है? तो बहुत सारा जो धुआं इकट्ठा होता है वायुमंडल में और उसमें क्या पाया जाता है? 3,4 बेंजोपायरिन। अगर कोई इस ऐसी ऐसी स्थिति में कोई श्वसन क्रिया करता है तो आपको याद रखना है उस स्थिति में कैंसर होने की संभावनाएं लोगों को रहेंगी। तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था। आपने सुना होगा लेड। अगर मानव शरीर में लेड अगर रक्त में मिल जाए, लेड क्या है? पीवी है, आप सभी जानते हैं। लेड सीसा हमारा जो पीवी है ये रक्त में अगर पहुंच जाए, रक्त में घुल जाए तो सबसे बड़ी दिक्कत जानते हो क्या होता है? इससे ब्लड कैंसर होता है। क्या होता है? ब्लड कैंसर। याद रखना ब्लड कैंसर होता है। और इस रोग को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। बड़ी ही खतरनाक बीमारी है ल्यूकेमिया। एक तरह का रक्त कैंसर होता है जो किसकी अधिकता से होता है? लेड की अधिकता से। लेड का स्तर अगर तुम्हारे ब्लड में बढ़ जाए तो कौन सा रोग होगा? ब्लड कैंसर होगा आपको, जिसको क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। क्या बोलेंगे? ल्यूकेमिया। ये नाम याद रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है, ल्यूकेमिया। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है बायो मैग्निफिकेशन।
मैग्निफिकेशन। देखिए आपको याद रखना है बायो मैग्निफिकेशन क्या है। बायो मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन याद रखना, बायो मैग्निफिकेशन क्या है, तो ये हमें याद रखना है, ये हमारा, इसको हिंदी में बोलते हैं जैव संचयन। क्या बोलते हैं? जैव आवर्धन। क्या बोलते हैं? जैव आवर्धन। अब देखिए जैव आवर्धन क्या है ये हमें जानना है, ये हमारा क्या है, जैव आवर्धन क्या है। देखिए आप जानते हो कि हम लोग बहुत सारे कई सारी चीजें खाते हैं, जैसे कीटनाशी पदार्थों का प्रयोग किया गया, तो वो कीटनाशी पदार्थ जो थे आपके, जैसे डीडीटी, आपने नाम सुना होगा डीडीटी, ये क्या था हमारा, एक कीटनाशी पदार्थ था। डीडीटी हमारा क्या था, तो एक कीटनाशी पदार्थ था, ये कीटनाशी पदार्थ था, और इसका प्रयोग मच्छर मारने के लिए किया गया था काफी समय पहले। लेकिन 1984 में आते आते, इस 1984 के दौर में इसे ऑलरेडी क्या किया गया, इसे बैन किया गया। आप याद रखिए, इसे बैन किया गया, बैन कर दिया गया, दुनिया में इसको बैन किया गया 1984 में। लेकिन ये डीडीटी हमारी खास श्रृंखला के माध्यम से इसका अपघटन नहीं हुआ। मतलब वो ऐसे पदार्थ, ऐसे रासायनिक पदार्थ, ये क्या एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ था, रासायनिक पदार्थ जिनका हमारे वातावरण में अपघटन नहीं होता है। तो डीडीटी एक ऐसा पदार्थ है जो हजारों वर्षों तक ये अपघटित नहीं होता है, और लगातार खास श्रृंखला के माध्यम से, किस माध्यम से, खास श्रृंखला के माध्यम से, खास श्रृंखला यानी फूड चेन के माध्यम से ये मानव के शरीर में प्रवेश करता है, खास श्रृंखला के माध्यम से, जिसे हम लोग बोलते हैं फूड चेन। फूड चेन आप जानते हो, जो भी हमारा डीडीटी है, दुनिया में जो भारतीय हैं उनमें सर्वाधिक डीडीटी की मात्रा पाई जाती है। भारत, इंडियन में सर्वाधिक डीडीटी पाया जाता है, आपको याद रखना, डीडीटी सर्वाधिक पाया जाता है किसमें, दुनिया में सबसे ज्यादा डीडीटी किसके अंदर पाया जाता है, तो भारतीयों के अंदर। अब डीडीटी बैन तो 1984 में हो गया था, लेकिन ये खास श्रृंखला के माध्यम से जो इसका छिड़काव हुआ था पौधों पर, फसलों पर, और ये सड़क कर कहाँ पहुंच गया, तो आप जानते हो ये नदियों में पहुंच गया, झीलों में पहुंच गया, और वहां पर क्या थी, मछलियां। उन्हीं मछलियों को, फिशेस को किसने खाया, तो उन्हीं फिशेस को खाया मनुष्य ने। अब यही डीडीटी हमारी कोशिकाओं के अंदर पहुंच गया और धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता रहा, जिसे हम बोलते हैं जैव आवर्धन। किसी खास श्रृंखला के माध्यम से जो अंतिम उपभोक्ता होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या पहुंच गया, डीडीटी। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इस बात को समझते हैं। एग्जाम्पल हमारा ये है, एग्जाम्पल ये देखिए, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो किसी तालाब में क्या होंगे, सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन होंगे, मतलब जलीय पौधे। फाइटोप्लैंक्टन किसको बोलते हैं, जलीय पौधों को। प्लैंक्टन याद रखना, जो हमारे जलीय पौधे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, जलीय पौधों को। और जलीय पौधे आप जानते हो क्या है, तो मेजरली सबसे पहले जलीय पौधे जो होते हैं उन्हें हम एल्गी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्गी। एल्गी याद रखना, एल्गी की मीन्स है शैवाल। हमारे जलीय पौधे क्या है, शैवाल। इनको खाने वाले जू प्लैंक्टन, क्या, जू प्लैंक्टन याद रखना, मतलब छोटे प्लैंक्टन। ये छोटे क्या है, छोटे जंतु जो शैवाल को खाते हैं, छोटे जंतु बोल सकते हैं तालाब के, जिसमें छोटे जंतु, और जिसमें क्या आ जाते हैं, छोटे जंतुओं में आपके क्रेब हो गया, केकड़ा जिसे हम लोग बोलते हैं, और भी छोटे मतलब क्रस्टिशियन, क्रस्टिशियन। और इनको खाने वाली स्मॉल फिशेस, क्या बोलेंगे, स्मॉल, जिन्हें बोलते हैं बिग फिश। क्या बोलते हैं, बिग या लार्ज फिश, लार्ज फिश बोल सकते हैं, लार्ज फिश। अब कहानी देखिए यहाँ पर, ये बायो जो मैग्निफिकेशन हो रहा है, तो ये चूंकि डीडीटी हमारा जल के तालाबों में पहुंच गया, तो पौधों के अंदर पहुंचा सबसे पहले, और पौधों से ये ट्रांसफर किस में हुआ, तो ये ट्रांसफर हुआ छोटे जंतुओं में, और छोटे जंतुओं को खाने वाले जो जीव थे वो हमारी स्मॉल फिशेस थी, छोटी मछलियां थी, छोटी मछलियां। बात समझ रहे हो। अब छोटी मछलियों को खा किसने लिया गलती से, बड़ी मछलियों ने। अब बड़ी मछलियों को
अब किसने खाया? तो बड़ी मछलियों को खाने वाले मनुष्य। जब ये मार्केट में आए तो लोगों ने बड़ी मछलियों को खाना खाया, तो लास्ट में किसने खाया? ह्यूमन ने, मतलब मनुष्य ने। और मनुष्य की कोशिकाओं में जो डीडी था वो अंतिम रूप से कहाँ पहुंच गया? ह्यूमन की कोशिकाओं में। तो आज हम जितने भी लोग हैं, तो हम लोगों की कोशिकाओं में अब धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो रहा है क्या? डीटी। अब सर्वाधिक हमारे शरीर के अंदर क्या, हम लोगों के शरीर में तो डीटी पाया जा रहा है। तो जितनी भी खाद्य श्रृंखला आप देख रहे हो, खाद्य श्रृंखला के माध्यम से अभी भी डीटी रुका नहीं, क्योंकि इसका अपघटन कहीं हुआ नहीं। और ये मात्रा अंतिम में किस रूप में पहुंच गई? ये पहुंच गई मनुष्य के अंदर। अब डीटी जानते हो कितना घातक है? इससे वैज्ञानिक क्या बताते हैं? तो कैंसर जैसी घातक बीमारियों को बताते हैं। अब इसका एक कैंसर का भी मूल कारण डीडीटी माना जाता है। ठीक, तो ये याद रखना है किसमें? जैव आवर्धन में। तो आपको याद रखना है जैव आवर्धन। जैसे जैव आवर्धन में आप डीडीटी हो गया, बीएससी हम लोग प्रयोग करते हैं, 2,4-D, ये क्या है सर? तो ये हमारे क्या है? ये हमारे क्या है? कीटनाशी पदार्थ हैं। आप सोचिए पूरी दुनिया में कीटनाशी पदार्थ लगभग पहले 50,000 इंसेक्टिसाइड पूरी दुनिया में यूज हो रहे हैं, लेकिन और हर साल नए 5-6 हज़ार नए इंसेक्टिसाइड कंपनियां लॉन्च करती हैं। तो पूरी दुनिया में कई हजार इंसेक्टिसाइड मनुष्य के चारों ओर फैल रहे हैं। और आप जानते हो सबसे बड़ी जो दुर्दशा हुई है हमारे खाद्य श्रृंखला में, वो कीटनाशी पदार्थों ने। तो इंसेक्टिसाइड कैसे हैं? जहरीले हैं। वो कीटों को तो मारते हैं, लेकिन इसका प्रभाव इंसेक्टिसाइड का कहाँ देखा जा रहा है? अब रोग, बहुत सारे रोग मनुष्यों में उत्पन्न करते हैं। तो आज जो समस्याएं जो पैदा हो रही हैं हम लोगों के शरीर में, उसके कई कारण हैं कि इंसेक्टिसाइड हम लोग रासायनिक पदार्थों का यूज कर रहे हैं। और आज सभी लोग परेशान हैं किससे? तो इन जहरीले कीटनाशी, खरपतवारनाशी, है ना, इन सभी पदार्थों से बहुत पूरी दुनिया त्रस्त है। क्योंकि अब खाना कैसा नहीं रहा है, हमारा फूड शुद्ध नहीं रहा है, इसमें लगातार क्या मिलता जा रहा है? जहर। तो आज उम्र का भी इफेक्ट पड़ा है, साथ ही हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है, ब्लड, जैसे हार्ट रिलेटेड बीमारी है, किडनी से रिलेटेड बीमारियां हैं, लीवर से रिलेटेड बीमारियां हैं। तो कई सारी बीमारियों को ये उत्पन्न कर रहे हैं हमारे कीटनाशी पदार्थ, जबकि हम केवल एक कीटनाशी को आइडेंटिफाई कर पाए। जबकि हमने बताया कि 60,000 से अधिक इंसेक्टिसाइड हमारी दुनिया में फसलों पर डाले जा रहे हैं। तो सोचिए कितना इंसेक्टिसाइड का साइड इफेक्ट होगा मानव जीवन पर, जो हम लोगों को सही तरीके से पता भी नहीं है। तो इस तरह से आज की क्लासेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक थे उनको डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में आपकी लर्निंग बिल पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।